5, 6, 7 और 8 का टेस्ट होगा, ठीक है। और कब होगा ये आप लोग जरा मुझे बता दें। कैलेंडर जरा दिखाइएगा सर। तो 26 सितंबर को रख दें ये टेस्ट। कोई टेस्ट है तो नहीं 26 को? ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट होंगे तो थर्सडे। कल का तो मुझे खुद नहीं पता सर। थर्सडे को बेटा मैं तो अभी रख दूं, कल रख दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी नेक्स्ट क्लास कब है। ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। 24 को रख देते हैं। 24 ठीक है। इसी वीक के थर्सडे को 24 सितंबर को चैप्टर 5, 6, 7, 8 का टेस्ट हो जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो 1, 2, 3, 4 का टेस्ट भी ले लेंगे और फिर ग्रैंड टेस्ट लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट ग्रैंड टेस्ट की तरफ जाएंगे सब्जेक्ट। उसमें टेस्ट मुझे तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक, चलें भाई चैप्टर 1 से वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे, बल्कि 4 से करते हैं क्योंकि 4 आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, तो थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा चैप्टर 4 का। लेकर आए वर्कशीट्स, तो बुकलेट लेकर आए आप लोग। ये जो अभी आप लोगों ने खोली हुई है ये तो बुकलेट है, जो वर्कशीट की बुकलेट है ये दूसरी है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन जो है वर्कशीट्स मौजूद हैं। ठीक है, बेटा आप पीछे चल गए हैं, उनसे थोड़ा देख लें, आपके पास है। लेकिन एसओपीज पे अमल करते हुए थोड़ा फासले पर बैठे, लेकिन साथ बैठे। थोड़ा 1-2 कुर्सियां छोड़ के बैठ जाएं आप। चलें भाई, नहीं होंगे ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इस सवाल के अंदर आप लोग को एनर्जी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चैप्टर 4 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो एनर्जी प्रोफाइल्स बनाना सिखाई थी, और मैंने कहा था एनर्जी प्रोफाइल एनटीएस में बनाकर नहीं आनी, लेकिन उसकी एक अच्छी जो है नॉलेज होनी चाहिए, एक अप टू डेट रखना है माइंड को, ताकि सवाल देख के फौरन जहन में प्रोफाइल याद कर लें। अब देखें हमारे पास क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग। आपको अगर याद होगा कि आप लोग इस तरीके से प्रोफाइल बनाते थे कि भाई ये मिसाल के तौर पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कुछ इस तरीके से आप लोग प्रोफाइल बनाते थे कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुछ दिखने में ऐसी होती थी आप लोग की प्रोफाइल। तो अब ये कह रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होंगे। तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करें। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिहाज से एक होता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर
और एक होता है डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से मुराद होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जानिब अट्रैक्ट करेगा। दूसरा होता है डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। डायामैग्नेटिक कैरेक्टर से क्या मुराद है? डायामैग्नेटिक कैरेक्टर से ये मुराद है कि इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और मैग्नेटिक फील्ड की जानिब भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जानिब भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका शॉर्टकट मैंने सिखाया था आप लोगों को कि अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन सम हो, इवन इलेक्ट्रॉन सम हो तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन सम पाए जाएं तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे। बोलूंगा कैसे? ठीक है भाई, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हम पाए जाएंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड की जानिब अट्रैक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ये सिखाते हुए कहा था कि इलेक्ट्रॉन सम अगर ऑड नंबर हो और इस ऑड नंबर में 10, 16 और 32 ये तीन इवन इलेक्ट्रॉन सम ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। इन तीन के अलावा तमाम इवन नंबर डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अभी इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो या तो आप पूरी प्रोफाइल बना लें, या तो प्रोफाइल जहन में हो कि फौरन सोच के जवाब दे दें, या फिर आप इनके इलेक्ट्रॉन सम देख लें कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन सम है O2 का, ठीक है, O2, N2, Br2 और F2। सही, O2 का इलेक्ट्रॉन सम बनेगा 16, N2 का बनेगा 14, Br2 का कितना बनेगा? एक Br तकरीबन 85 के तकरीबन होता है एटॉमिक नंबर, 80 होता है 85 होता है, ठीक है, लेकिन ये तो एटॉमिक मास होता है मेरे ख्याल से। एटॉमिक नंबर कितना होता है याद है? नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जहन में रखें कि आप दो इवन नंबर को प्लस करें या दो ऑड नंबर को प्लस करें, एट द एंड आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। और F2 भी तकरीबन जो है 18 हो जाएगा। तो ये सारे इवन नंबर हैं, लेकिन ये वो इवन नंबर है जो 10, 16, 32 में आ रहा है। Br2 कुछ भी हो 10, 16, 32 में नहीं होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। तो यहां पे क्या पाए जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स आयनिक बॉन्डिंग ओनली, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग पाई जाए? पहला ऑप्शन था Li3n, ठीक है, दूसरा है NaCl, तीसरा है NCl2 और चौथा है O2। तो आयनिक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ की जब बात हो जाएगी तो कहां पाई जाएगी? NaCl में। तो ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डायपोल मूवमेंट। आप लोगों को क्लास में डायपोल मूवमेंट निकालना सिखाया था कि स्ट्रक्चर आ जाए तो डायपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे। पहले CO2, CO2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, लीनियर में डायपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा है CS2, ये भी लीनियर होगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है SO2,
SO2 की ज्योमेट्री होगी बेंट। समझ में आ रही ना कैसे बेंट बन रही है? नहीं समझ में आ रहा तो जहन में बनाए, ज्योमेट्री बनाना भी सिखाया था। SO2 की ज्योमेट्री होगी बेंट, जिसको एंगुलर भी कहते हैं लोन पेयर होने की वजह से। तो यहां पे डायपोल एग्जिस्ट करेगी। और फिर चौथा ऑप्शन है CCl4, ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहीड्रल भी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर। बताते हैं, अभी बताते हैं, ये लोग पहले कॉपी करके आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर होने का मतलब है सबसे कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड सेलेनियम, दूसरा है फॉस्फोरस बॉन्ड क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन और चौथा है नाइट्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। अब अगर आप लोगों को शायद याद हो, जब मैं आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, अगर याद हो, तो मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये बात बताई थी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, तकरीबन 3.0 ही होती है दोनों की। और फिर ये रीजन भी आप लोगों को बताया था कि भाई नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में काउंट नहीं करते। तो ये रीजन समझाने के लिए आप लोगों को ये बातें बताई थी। तो फिर बताया था कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट काउंट किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तौर पे नहीं काउंट होता, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट 3.0 होती है और क्लोरीन की भी 3.0 होती है, लेकिन जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया जाता है, और जब क्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता ड्यू टू द साइज। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड क्लोरीन, अब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि अगर कोई डिफरेंस आएगा भी तो 0.01 या 0.05 का आएगा। तो सबसे कम डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है नाइट्रोजन बॉन्ड क्लोरीन में। तो सबसे लीस्ट पोलर कौन होगा? ऑप्शन डी। ठीक है भाई, वर्कशीट्स का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम हो जाती है ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए बन जाएगा। जी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 मॉलिक्यूल, He2 हीलियम डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। तो जरा मुझे बताइए, He2 एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है? ये नहीं एग्जिस्ट करता, तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। बॉन्ड ऑर्डर के मतलब अगर याद हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने चैप्टर 4 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी, तो अगर याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर के मतलब होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो हीलियम के 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो जो चैप्टर 4 का लेक्चर आप लोगों को बताया था, जो चैप्टर 4 में लेक्चर लिखवाए थे, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पोर्शन खोलना, वहां पे He2 का डिस्कशन होगा, उसमें He2 की प्रोफाइल भी बनी हुई होगी और प्रोफाइल के बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर सॉल्व भी होगा, तो वहां से देख लीजिए। फिर कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज O2। देखें,
दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? मेरे लिहाज से तो सर ये पेज नंबर 15 है, लेकिन मेरे पास जो ये हिस्सा है ना, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री की है, 15 ही है। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान दो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो दो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? कितना हुआ बॉन्ड ऑर्डर? 2 हो गया, तो 7 का आंसर बी है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पूरी प्रोफाइल बना लें। ठीक है, ऑक्सीजन देखें, 1s2 2s2 2p4, यही होता है ना। अब 6 का, अच्छा 0, अच्छा मैंने 7 का 0D देखा, हाँ 6 है ना, सही। अब देखिए O2 की अगर प्रोफाइल बनाने शुरू कर दें हम, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर बताएं, तो भाई 2p4 कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p के। दूसरे ऑक्सीजन के 2p4 को हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ऑक्सीजन लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल है या हाइयर एनर्जी? याद है, ऑक्सीजन O2 लोअर एनर्जी या हाइयर एनर्जी है? हाइयर एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सम 14 से ज्यादा है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन सम 14 से ज्यादा होता है वो हाइयर एनर्जी होता है। अब हाइयर एनर्जी में कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसमें हमारे पास आता है पहले 2px सिग्मा, फिर आता है 2py पाई इक्वल्स टू 2pz पाई, फिर आता है 2py पाई स्टार इक्वल्स टू 2pz पाई स्टार, और टॉप पे आता है 2px सिग्मा स्टार। ठीक है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समझाया था ना मैंने अभी कुछ दिनों पहले, दोबारा समझाया ये टॉपिक में। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला जाएगा, फिर एक यहां से और एक यहां से यहां पर चले जाएगा, तो सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए फिल्ड। अब एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा। और एंटी बॉन्डिंग में मैंने सिखाया था कि भाई ये जो 2py पाई और 2pz पाई स्टार है ना, इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होगा। जब तक दोनों हाफ फिल्ड नहीं होंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये रह गया खाली। ये कंप्लीट हो गई ऑक्सीजन की एनर्जी प्रोफाइल। बॉन्ड ऑर्डर निकालें अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 6 है ना, 2 4 6 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2। तो क्या आंसर बनेगा? 4/2 यानी के 2। तो आंसर 2 आ गया। तो ये मैथमेटिकली कर ली, या फिर हमने सिर्फ इतना देख लिया भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे देखना हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ लिया था भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल होगा। ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। लेकिन अगर कोई एक नई स्पीशीज आ जाती है उसके लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी, तो आपने ये प्रोसेस फॉलो करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज, दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर देन दी बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन,
दूसरा ऑप्शन लिखा है वीकर देन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। तीसरा ऑप्शन लिखा है नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीकर देन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या जवाब देंगे बेटा आप लोग? स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन है ये नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल के दरमियान है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड हमेशा हीटेरोटॉमिक बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय, द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय, पहला ऑप्शन है बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा है डायपोल मूवमेंट, तीसरा है बॉन्ड लेंथ और चौथा है शेप। क्या जवाब बनेगा? डायपोल मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी। Question number 10. The electronegativity difference for ionic bond must be greater than 1.7. 11. The VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एक्सप्लेन्स द डैश ऑफ मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन है नंबर, दूसरा काइंड्स, तीसरा ज्योमेट्री और चौथा नन। तो VSEPRT में क्या सिखाया था आप लोगों को? क्या बनाना सिखाया था? ज्योमेट्री निकालना सिखाया था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference of hydrogen bond chlorine is 0.9, so it be dash of bond, so it should be dash bond। पहला ऑप्शन कोवलेंट, दूसरा आयनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट और चौथा मेटालिक। क्या होगा आंसर? ए होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहीड्रल कंपाउंड रिड्यूसेस टू डैश डिग्रीज। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा H2O का स्ट्रक्चर, उसमें दो लोन पेयर पाया जाता है, तो कितना एंगल होता है? 104.5। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ कोवलेंट बॉन्ड में बी 100% कोवलेंट, पार्शली आयनिक, 100% आयनिक या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी। क्योंकि अगर आप H2 को देखें, H2 क्या पार्शली आयनिक होता है? होता है? नहीं होता। O2 को देखें, क्या ये पार्शली आयनिक है? नहीं, ये भी प्योर कोवलेंट है। N2 को देखिए। इसी तरीके से हम देखें अगर HI को, तो इसमें भी पार्शल आयनिक कैरेक्टर नहीं होते, बहुत कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बेटा जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की बात होगी ना, तो कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर्स भी पाए जा सकते हैं और कोवलेंट कैरेक्टर्स भी पाए जा सकते हैं। तभी आप लोग पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स, एक पोलर कोवलेंट और एक नॉन पोलर कोवलेंट। नॉन पोलर कोवलेंट का मतलब है प्योरली कोवलेंट कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, और पोलर कोवलेंट का मतलब है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाएगा। तो 14 का आंसर हो गया डी।
ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। आप लोग कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड, उसकी वजह क्या होगी कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 2A, और ऑक्सीजन 6 है। और आप लोगों को क्लास 9 से ये बात पता है कि ग्रुप 1A या 2A के एलिमेंट्स जब 6A और 7A के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो 15 का आंसर क्या हो गया, A। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच, आर को काट दें इसमें, एट विच द एनर्जी ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इज मिनिमम एज कंपेयर टू द आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड। अगर दो एटम्स के दरमियान इतना फासला मौजूद है कि उन दोनों के दरमियान की एनर्जी मिनिमम है अगर कंपेयर किया जाए उनको किसी अकेले एटम के मुकाबले में, तो इस फासले को क्या कहा जाएगा, तो ये फासला कहा जाएगा बॉन्ड लेंथ। अगर याद हो तो मैंने बताया था कि दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो फासला होता है ये वो फासला होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि इन दोनों एटम्स के दरमियान की रिपल्जन को मिनिमाइज किया जा सके। ये फासला जितना कम होगा रिपल्जन उतनी बढ़ती जाती है। तभी आप देखते हैं अल्केन के मुकाबले में अल्कीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वहां पे फासला कम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, 17 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 17 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A and 2A combine with the elements of group 6A and 7A to form आयनिक बॉन्ड। अभी हमने यहां पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर A। अभी तक तो नहीं मिले, मेरे ख्याल से वो आया नहीं होगा बच्चों की वजह से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, द आयनिक बॉन्ड्स आर यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड जरा याद कीजिए, चैप्टर 4 का जब स्टार्ट पढ़ाया था बिल्कुल आप लोगों को, तो NaCl में मैंने बताया था कि NaCl का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सोडियम की सराउंडिंग में कितने क्लोरीन होते हैं, 6 क्लोराइड आयन होते हैं। और एक क्लोराइड आयन की सराउंडिंग में कितने सोडियम आयन होते हैं, 6 होते हैं। फॉर्मूला बनना क्या चाहिए, NaCl6 बनना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं NaCl, क्योंकि इतनी ज्यादा डायरेक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि ये 6 डायरेक्शन नहीं है, ये मैक्सिमम कॉर्नर्स थे तो ये 6 डायरेक्शन बनी। अगर कोई और कॉर्नर होता ना तो ये किसी और के साथ भी बॉन्ड बना लेता, इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। आयनिक बॉन्ड्स के अंदर जो आयंस होते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इनके दरमियान इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि जितने ज्यादा कॉर्नर्स अवेलेबल होते हैं ये उतने बॉन्ड बना लेता है। तो मैक्सिमम कॉर्नर्स कितने होते हैं, 6। तो हर कॉर्नर को आप इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह इसका फॉर्मूला है कि आप इस फॉर्मूले में किसी को भी खातिर खा अहमियत नहीं देते, आप सिंपल लिख देते हैं NaCl। तो ये हो गया हमारे पास 18 का आंसर C। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड।
द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड पेयर बनाया हुआ हो, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ हो, ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, दे आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया हुआ होता है वो लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ हो जो कंटिन्यूसली रोटेट कर सके, जैसे बेंजीन में होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फिक्स बॉन्ड बना तो वो क्या होगा, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। उम्मीद है चैप्टर 4 कुछ रिकॉल हो रहा होगा और अब आप लोग थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे होंगे कि बातें याद आ रही होंगी कि ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, सारी बातें आ रही होंगी याद। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द कोवलेंट कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड, बैड, पुअर, एक्सीलेंट। गुड। कोवलेंट कंपाउंड कभी करंट कंडक्ट करेगा? बताइए जी बेटा, बैड। ठीक है, ये बैड और पुअर तकरीबन सेम ही है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द कोवलेंट बॉन्ड्स आर यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल? दे आर मल्टी डायरेक्शनल। उसकी वजह ऐसे कंपाउंड जैसे CH4 हो गया, इसमें जो डायरेक्शन होती है वो कार्बन की 4 एंगल्स में होती है, मतलब 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पे होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम कंडीशन है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जैसे कि H2O, उसमें 4 तक नहीं पहुंच पाते, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे SF6 जिसमें 6 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कम ज्यादा कम ज्यादा। ये नहीं डिपेंड करता कि जितने कॉर्नर हैं उतने बॉन्ड बना ली। ठीक है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। दे आर मल्टी डायरेक्शनल। 21D। कोऑर्डिनेट कोवलेंट तो देखें बेटा, ऐसा होता है उसको सिर्फ फॉर्मेशन की हद तक पढ़ा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर सिर्फ फॉर्मेशन की हद तक पढ़ा जाता है। एक बार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया ना, तो उसके बाद उसको कोवलेंट बॉन्ड की तमाम प्रॉपर्टीज के तहत पढ़ा जाएगा कि उसका रिएक्शन भी कोवलेंट, उसकी प्रॉपर्टीज भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह होगी। ठीक है, वो तमाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट बॉन्ड के होते हैं। उसमें फिर हमारे पास देखें मल्टी डायरेक्शनल डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड में कुछ ऐसा भी होता है कि एक ही कंपाउंड में बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन एक ही होती है। NH4 पॉजिटिव है तो वो OH या Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो NH4Cl या NH4OH बन जाएगा, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो लोन पेयर डोनर है, यानी वन साइडेड डोनेशन होती है ना वो, तो वो लोन पेयर डोनर की जानिब से एक्सेप्टर की जानिब होती है, तो वो यूनिडायरेक्शनल हो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स डायपोल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी और आयनिक कैरेक्टर। डायपोल मूवमेंट 23 है कि pH3 हैव डैश ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री होती है बेटा pH3 की? याद है ज्योमेट्री निकालने का शॉर्टकट सिखाया था पूरा, एक पूरा शॉर्टकट सिखाया था जिससे ज्योमेट्री भी निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी निकलेगी। याद आ रहा है कुछ? तो अप्लाई करके बताएं इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। कितने बॉन्ड पेयर होंगे इसमें? बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? 3 और लोन पेयर्स 1। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसके अंदर?
sp3 होगी ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 बन रहे हैं। एक तो वो तो ज्योमेट्री चेंज होगी, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी। जी, पैरामिडल होगी जी, ट्राइगोनल पैरामिडल होता है। ठीक है, देखें ज्योमेट्रीज को ना दो रिस्पेक्ट से पढ़ा जाता है, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की रिस्पेक्ट से। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की रिस्पेक्ट से पढ़े तो चाहे वो H2O हो, चाहे वो NH3 हो, चाहे वो CH4 हो, सबको टेट्राहीड्रल बोलेंगे। लेकिन जब ऑन दी बेसिस ऑफ लोन पेयर का डिस्कशन आ जाएगा ना, तो CH4 तो टेट्राहीड्रल रहेगा, लेकिन उसमें मजीद कैटेगरीज बनेंगी। वो कैटेगरी क्या होगी कि NH3 हो जाएगा पैरामिडल, H2O हो जाएगा बेंट, होंगे तीनों ही टेट्राहीड्रल के डिस्कशन में। लेकिन NH3 को हम बोलेंगे ट्राइगोनल पैरामिडल और H2O को बोलेंगे बेंट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर हमें ये बताता है कि लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, तो वो एंगल को डिस्टर्ब कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24, which explains the overlapping of bonding atomic orbitals? ओवरलैपिंग को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? ऑल्ब में पढ़ा था ओवरलैपिंग, VSEPRT में पढ़ा है ओवरलैपिंग को? नहीं पढ़ा तो ऑल कैसे का? ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ऐसा कुछ नहीं बताती। सी होगा, सिर्फ और सिर्फ सी होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग को हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है। क्वेश्चन 25, द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। The bond formed by pairing of electrons, spin caused by the axial overlapping of half-filled orbital of two atoms, is called sigma bond, pi bond, ionic bond, या none of these? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। क्यों? मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया। सिग्मा होगा या पाई होगा? सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस लिखवाया था मैंने, अभी लिखा हुआ है कॉपी में, जरा देखें। अगर लीनियर हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड है। अगर साइड बाय साइड, पैरेलल या लेटरल ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड है। यहां पे कौन सी ओवरलैपिंग का जिक्र है? एक्सियल, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज आयनिक कंपाउंड्स इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, सी, गुड। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? पहला है O2, दूसरा है O2 प्लस, फिर है O2 -1 और फिर है O2 -2। अब देखते जाएं, इलेक्ट्रॉन सम अगर 40 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। 15 पे क्या होगा? 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5 और 18 पे 1 से कम बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। अब देखें O2 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया? 2। O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना बन गया? 15। तो ये कितना हो गया? 2.5।
फिर है O2-1, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन थे और एक गेन कर लिया 17, कितना हो गया 1.5, और 18 पे कितना हो गया 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां मौजूद है, O2+ पे, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, ये है 28 का भी। 29 का आंसर है द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये किताब में हमारी मौजूद भी है। BF3 और NH3 के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड क्यों बनता है, लोन पेयर की वजह से ही बनेगा ऑब्वियसली। बनेगा क्यों, BF3 और NH3 दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन BF3 और NH3 के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, क्यों, क्योंकि BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। BF3 में बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ये है तो स्टेबल कंपाउंड BF3, ऐसा नहीं है अनस्टेबल, स्टेबल कंपाउंड ही है, लेकिन बॉन्ड बना सकता है क्यों, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो BF3 और NH3 के दरमियान बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और अगर इसका रीजन अगर कभी पूछ लिया तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ बोरॉन। तो 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है द व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A रिएक्ट्स विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और 31 कह रहा है SnCl2 में क्या ज्योमेट्री होती है, SnCl2 में क्या ज्योमेट्री होती है, Sn ग्रुप 4 में पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर ली, क्या कोई लोन पेयर बचा है, नहीं बचा। तो कौन सी ज्योमेट्री होगी, बेंट होगी ना बेटा। प्लेनर तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है जब तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा ले लें। इस वक्त 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, बेंट, जिसको हम एंगल देते हैं लेस देन 120 डिग्री का। तो यहाँ पे बेंट से मुराद एंगुलर, तो सी। और 32 में पूछ रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चैप्टर 4 की वर्कशीट यहां पे एंड हुई। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 7 की वर्कशीट करवाएंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।